पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलने वाले इदारे लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी और सेमी इंग्लिश स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं असातिज़ा आज जमात शशुम का साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 5 अतराफ में पाए जाने वाले मादे हालत और खुसूसियत ये लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, हमने इसके पहले पार्ट 1 में इस सबक का मुताला किया है कि मादा किसे कहते हैं और मादे की 3 हालतें हैं, ठोस माई गैस और ठोस माई गैस की खुसूसियत का हमने मुताला किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अमले तसय्युद। अमले तसय्युद किसे कहते हैं? ठोस अशिया माय में तब्दील होने की बजाय रास गैस में तब्दील होती है, ऐसी तब्दीली को अमले तसय्युद कहते हैं। तो बच्चों, हमने इसके पहले इस लेसन में हमने कुछ अशिया देखे थे, जैसे कि नैफ्थलीन की गोलियां, नौशादर, काफूर। ये अशिया हमने इसके पहले देखे हैं। ये अशिया क्या होती है? बराह रास्त गैस में तब्दील होती है। ये अशिया ठोस अशिया है और ये बराह रास्त गैस में तब्दील होती है। तो ये अमले तसय्युद की मिसालें। अगर हम नैफ्थलीन की गोलियां रखते हैं तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब वो गैस में तब्दील होती जाती है। असल में ठोस माय में तब्दील होता है, माय गैस में, लेकिन अमले तसय्युद में ठोस बराह रास्त गैस में तब्दील होते हैं। जैसे कि नैफ्थलीन की गोलियां बराह रास्त गैस में तब्दील होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। यह आपने देखा होगा। अब हम तजुर्बा करेंगे। एक चीनी मिट्टी की प्याली में रेत और आयोडीन की कलमें लीजिए। प्याली को बर्नर पर रखकर इस पर एक कीफ को उल्टी रखिए। इसकी नली के सुराख को कपास से बंद कीजिए। बर्नर जलाइए। आमेज़े को हरारत दीजिए। हरारत मिलने पर आयोडीन बराह रास्त गैस में तब्दील होता है और ये गैस कीफ की नली में ठंडी होकर फिर दोबारा आयोडीन के ज़र्रात में तब्दील होती है और प्याली में रेत बच जाती है। तो बच्चों, ये अमले तसय्युद का तजुर्बा है, जिसमें हमें माय बने बिना ही डायरेक्ट ठोस गैस में तब्दील होता हुआ नज़र आता है। तो अमले तसय्युद किसे कहते हैं? ठोस अशिया बराह रास्त गैस में तब्दील है। हम आगे बढ़ते हैं मादे की खुसूसियत। तो मादे की कौन कौन सी खुसूसियत है? तो फुटकपन है, सख्ती है, लचक है, हलबजेरी, शफाफियत, सैलानियत, कसावत। तो एक के बाद एक हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है फुटकपन। तो बच्चों, किताब आप खोलेंगे, किताब का सफ़ा नंबर 37 पर आप देखेंगे। सफ़ा नंबर 37। तो सफ़ा नंबर 37 पर सबसे पहला है मादे की खुसूसियत। तो मादे की खुसूसियत में आप शक्ल 5.8 में देखो, फुटकपन। वो छोटे छोटे टुकड़ों या ज़र्रात में तकसीम हो जाते हैं। देखो बच्चों, चौक लो, ईंट लो या फिर शीशा लो, ये तमाम चीज़ें आप लोग चौक लेंगे तो आप लोग चौक के ऊपर अगर दबाव डालेंगे तो चौक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना? फूट जाएगा या टूट जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फुटकपन। तो यहाँ पर तारीफ है, वो छोटे छोटे टुकड़े या ज़र्रात में तकसीम हो जाते हैं, ऐसी अशिया को फुटक अशिया कहते हैं और शय की इस खुसूसियत को फुटकपन कहते हैं। उसके बाद सख्ती। यहाँ पर हम आएंगे शक्ल 5.9 पर। 5.9 पर आपको नजर आ रहा है कि एक कील है और उस पर हथौड़े से ज़रब लगाया जा रहा है। तो कील
आप क्या करेंगे, लकड़ी का एक तख्ता लेंगे, उस पर आप कील से हथौड़े पे ज़रब लगाएंगे तो वो कील फौरन उस लकड़ी के तख्ते पर अंदर धंसेगा क्या? नहीं, फौरन नहीं धंसेगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी क्या है, सख्त चीज है। इसी तरह से लोहे का टुकड़ा हो या फिर दीवार हो तो ये तमाम चीजें क्या है, सख्त है, जो कि ठोस अशिया है। तो यहाँ पर मादे में सख्ती की खासियत पाई जाती है। कोई शय में दाखिल होने वाली किसी दूसरी शय की किस हद तक मदाफियत करती है, उस पर उस शय की सख्ती का इन्हिसार होता है। उसके बाद हम आते हैं लचक। मादे की खसूसियत नंबर 3, लचक पर। तो लचक किसे कहते हैं? तो बच्चों, एक रबर लो और रबर को आप खींचो तो क्या होगा, वो रबर पूरी तरह से फैलेगा, खींचे जाएगा। फिर उसको आप फौरन छोड़ दो तो वो फिर से अपनी असली हालत में आ जाएगा। उसी तरह से गुब्बारा लो, उसको हम फूकेंगे तो वो गुब्बारा फूल जाएगा और फिर उसमें से वो हवा निकाल देंगे तो वापस से फिर से वो अपनी असल हालत में आएगा। तो इसको हम कहते हैं लचक। तो यहाँ पर लचक की तारीफ है, कुछ अशिया को खींचने या उन पर दबाव डालने पर उनकी शक्ल बदल जाती है और खींचाव या दबाव के हटते ही वो असली हालत पर वापस आ जाती है। तो जो रबर के हमने खासियत देखे या गुब्बारे की हमने खासियत देखे तो ये क्या हो जा रहे, वापस अपनी असली हालत में आ जा रहे। तो इसे हम कहते हैं लचक कहते हैं। उसके बाद है सैलानियत। सैलानियत किसे कहेंगे? अगर आप शहद लेते हैं और शहद को अगर हम शहद है, गोंद है या पानी है, इसको अगर हम लेते हैं तो ये अगर हम उनको ये ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाली माय है, ये माय अशिया है। तो इस माया ढलान की जानिब रहती है, मतलब माया क्या होती है, ढलान की तरह नीचे की जानिब रहती है। इसे हम कहते हैं सैलानियत। उसके बाद में कसाफत में आप एक लकड़ी का टुकड़ा लो और एक लोहे का टुकड़ा लो। अगर आप एक हाथ में लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे और एक हाथ में लोहे का टुकड़ा रखेंगे तो आपको दोनों मसावी हैं, दोनों मसावी शक्ल रखते हैं और पूरी तरह से सेम है, लेकिन हमको दोनों के वजन में फर्क नजर आएगा। जितना वजन लोहे के टुकड़े में है उतना वजन लकड़ी के टुकड़े में हमें नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से मादा कसाफत की खासियत रखता है, खुसूसियत रखता है। इस तरह से हर मादे की कसाफत और हजम मुख्तलिफ होती है। फिर हम आएंगे हलपजीरी। अगर हम एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे और एक गिलास में पानी लेंगे और उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे, तो बच्चों बताओ किसमें कौन सी शय हल होगी? क्या मिट्टी का तेल पानी में हलपजीर है? क्या हल हो रहा है वो? नहीं। लेकिन अगर गिलास में हम शक्कर डाले हुए हैं तो कुछ वक्त के बाद हम देखेंगे कि वो पूरी तरह से हल हो जाती, शक्कर हमें उसमें नजर नहीं आती। तो इसे हम कहेंगे हलपजीरी। तो मादा हलपजीरी की खुसूसियत रखता है। उसी तरह से पानी में मिट्टी का तेल या किसी भी किस्म का तेल, पेट्रोल, डीजल हल नहीं होते। तो हलपजीरी पानी में हल होने वाली अशिया का इस्तेमाल। तो हम पेज नंबर 38 पर आएंगे। पानी में हल होने वाली अशिया का इस्तेमाल करके कई किस्म के मशरूबात बनाए जाते हैं। ठोस की इस खुसूसियत को हलपजीरी कहते हैं। समझ में आया बच्चों अच्छे से? उसके बाद हम आते हैं शफाफियत। तो शफाफियत किसे कहेंगे? आपने आईना देखा है,
या आपने कांच देखी है, आपके है ना कई लोगों के घर की खिड़कियों पे कांच लगी हुई होती है ना, कांच का भी हम इस्तेमाल करते हैं, शीशे का हम इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हमें कैसी नजर आती है, शफाफ, है ना, हमें आर पार की चीजें नजर आती है पूरी तरह से शफाफ। पानी आप देखो पूरी तरह से शफाफ, उसमें हमें अगर कोई चीज गिरी हुई तो फौरन नजर आता है। शीशे से हमको आर पार की चीजें नजर आती है, तो इसे शफाफियत कहते हैं। तो शफाफियत किसे कहते हैं, जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीज साफ नजर आती है, उस शय को शफाफ शय कहते हैं। शय की इस खुसूसियत को शफाफियत कहते हैं। मसलन शीशा, मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक, साफ पानी, हवा वगैरह ये तमाम शफाफियत की मिसालें हैं। तो बच्चों आप तमाम को अच्छे से समझ में आया मादी की खुसूसियत क्या है। तो अब हम चलते हैं धात। धात किसे कहते हैं बच्चों, किसे कहते हैं, हाँ, सोना, चांदी, प्लैटिनियम, ये तमाम चीजें क्या हैं, धातें हैं। हमारे घर में भी काफी ज्यादा चीजें धातों की है ना। हमारे घर में एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, पीतल की चीजें हैं, तांबे की चीजें हैं, सोने के जेवरात हम इस्तेमाल करते हैं, चांदी के जेवरात हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या है, धात है, इन्हें हम धात कहते हैं। तो धातें हमें कहाँ से पाई जाती है, तो धातें मादनियात की शक्ल में जमीन के अंदर से हमें हासिल होती है। जो मादनियात हमें हासिल होती है, इन्हें खालिज कर इसमें से धातों को अलग किया जाता है, इनकी तखलीस की जाती है और फिर हमें ये पूरी तरह से खालिज और प्योर धातें हमको हासिल होती है। तो इस तरह से हम रोजाना धातों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम धातों का इस्तेमाल करते हैं। हम देखेंगे धातों की खुसूसियत। धातों की खुसूसियत कौन कौन सी है, तो वर्ग पजीरी धातें वर्ग पजीरी की खासियत रखते हैं, धातें तार पजीरी की खासियत रखते हैं, धातें बरगुजार होते हैं, धातें हरारत के मौसिल होते हैं, मतलब धातों में हरारत की मौसिलियत होती है, धातों में गूंज होती है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्ग पजीरी धातें। अगर हम धातों को कोई भी अगर हम धातें लेते हैं, चाहे सोना हो, लोहार हो, अगर ये धात हम लेते हैं और इस पर धात का टुकड़ा अगर हम लेते हैं और इस पर हथौड़ी से जर्ब लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ये धातें क्या होती है, फैलती जाती है, चपटी होती जाती है और इसका वर्ग बनता है। तो इसका मतलब धातों में वर्ग बनने की खासियत होती है, धातों में वर्ग पजीरी की खासियत होती है। उसके बाद है धातों की तार पजीरी की खासियत। धातों के हमें मालूम है कि धातों के तार बनाए जाते हैं, जैसे लोहे का तार होता है, सोने का तार, चांदी का तार, एल्यूमिनियम का तार, तांबे का तार होता है। हमारे जो बिजली के वायर होते हैं उसके अंदर तांबे का तार होता है ना। तो धातों के तार बनाए जाते हैं। तो धातों को खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं। तो धातों में तार पजीरी की खासियत होती है। उसके बाद है वर्ग की मौसिलियत या वर्ग गुजारी। तो वर्ग की मौसिलियत या वर्ग गुजारी क्या है, तो धातों में से वर्ग मतलब बरकी रौ बहती है, धातों में से बरकी रौ बहती है। अगर लोहा ले ले तो लोहे में से क्या होती है, बरकी रौ उसमें से गुजरती है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गुजर सकता है। तो इसे कहते हैं धातों की वर्ग गुजारी या वर्ग की मौसिलियत कहते हैं। तो धातें वर्ग गुजार होती है, इसमें से बरकी रौ गुजर सकती है, इसे वर्ग गुजारी कहते हैं। अब हम आते हैं हरारत की मौसिलियत पर। हरारत की मौसिलियत किसे कहते हैं, देखो बच्चों, हम घर में कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। बर्तन हम जब गैस पर रखते हैं तो वो बर्तन क्या होते हैं, अगर एल्यूमिनियम का बर्तन अगर हम गैस पर रखते हैं तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है ना।
तो एल्यूमिनियम का बर्तन गर्म हो रहा मतलब उसमें से हरारत गुजर रही, तो इसे कहते हैं हरारत की मौसीलियत। मतलब धाते, जितनी भी धाते हैं, लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, तो ये तमाम चीजों में से हरारत गुजरती है, इसे हरारत की मौसीलियत कहते हैं। तो बच्चों सफ़ा नंबर 39 पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तारगज़ीनी बताया हुआ है, फिर यहाँ पर ये बरगुजारी है, फिर यहाँ हरारत की मौसीलियत है, फिर अब हम आते हैं गूंज। धातु की खुसूसियत में हम अब आते हैं गूंज पर। गूंज मतलब क्या? अगर जिन धातु की आवाज में खनखनाहट होती है, तो हमारे स्कूल में क्या है, बेल है, बेल होती है, तो हमें पता चलता है कि हमारा पीरियड बदल रहा है या फिर हमारे स्कूल की रेसेस हुई है ना, खाने की छुट्टी हुई है। हमें पता चलता है, कैसे पता चलता है? जब स्कूल की बेल बजती है तब पता हमें चलता है कि, तो ये हमें कैसे पता चलता है? वो आवाज हम तक पहुंचती है। तो जो धातुओं में क्या होती है, गूंज की खासियत होती है। मतलब अगर हम बेल बजा रहे हैं तो उसमें से क्या होती है, गूंज की आवाज के साथ वो बजती है, खनखनाहट की आवाज के साथ वो धार बजती है, और जिसकी वजह से बहुत तेजी से वो धार, ये गूंज की आवाज आने की वजह से दूर तक ये आवाज पहुंचती है, तो इसे कहते हैं गूंज। धातु की इस आवाज को कहते हैं गूंज। तो ये है धातु की खासियत। तो बच्चों आपको ये पूरा सबक अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पार्ट 1 में स्टार्टिंग से ये लेसन पढ़े हुए हैं। हमने मादे की खुसूसियत पढ़े। मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माय, गैस। ठोस, माय, गैस के हमने खुसूसियत पढ़े। फिर तपिश और उसकी हालत में क्या क्या तब्दीली होती है वो पढ़े। और तपिश हम किससे नापते हैं? थर्मोमीटर से हम नापते हैं, जिसे तपिश पैमा कहते हैं। तपिश पैमा भी अलग अलग किस्म के होते हैं। डिजिटल तपिश पैमा है, पानी का दर्जे हरारत नापने वाला तपिश पैमा है, अलग अलग किस्म के तपिश पैमा है। फिर उसके बाद हमने बर्फ का दर्जे हरारत किस तरह मालूम करते हैं वो मालूम किया। अमले जोश किसे कहते हैं और अमले जोश किसे कहते हैं वो हमने मालूम किया तजुर्बा करके। फिर अमले अंजुमात किसे कहते हैं, नुक्ते अमाहत किसे कहते हैं, फिर हालत की तब्दीली के इस्तेमाल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते, ये तमाम चीज़ें हमने इस सबक में पढ़े। और फिर अब आज हमने पार्ट 2 में अमल तस्रीर पढ़े। अमल तस्रीर किसे कहते हैं? तो ठोस अशिया माय हालत में तब्दील होने की बजाय रास गैस में तब्दील होती है। रास गैस में मतलब माय में तब्दील नहीं हुई, फौरन गैस में तब्दील हुई, तो इसे हम कहते हैं अमले तस्रीर। फिर हमने मादे की खुसूसियत पढ़े। मादे की खुसूसियत में है फुटकपन, सख्ती, लचक, हलपजीरी, शफाफियत, सैलानियत, कसाफत, ये तमाम खुसूसियत हम पढ़े। फिर इसके बाद हमने धात क्या है वो देखे और धात की खुसूसियत का बगौर मुताला किए। तो बच्चों ये सबक आपने अच्छे से पढ़ना है और इसके सवाल अच्छे से लिखना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।